हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे थे, जो मैथ का 25 क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, उसमें सेट 1 करवा दिया गया। एक सेट हम लोग देख चुके थे। आज आगे हम लोग सेट 2 लेकर के आए हैं, कुछ और सवाल को देखेंगे। सेट 1 में आपका जो 2016 में एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, और उसमें जो मैथ का सवाल पूछा था, कुछ वो क्वेश्चन को करवाया गया था, कुछ और आपकी और जो बचा हुआ सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। तो यदि हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और बाकी जो सेट 1 का वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे भी अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 5 प्राप्त होता हो। क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 और 2037 1657 और 2037 को विभाजित करने पर जो रिमाइंडर हो, शेषफल हो, वो 6 हो और 5 हो। इससे भाग दे तो 6 और इससे भाग दे तो 5। तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा, मतलब वहां पे हम लोग को एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो। और अगर छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ का ही डिफिनेशन होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से उसे विभाजित कर देगा। यानी बड़ी संख्या कहा तो एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन कहा कि जब 1657 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 बचेगा, और 2037 से जब भाग दी, वही है ना, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा उसके द्वारा जब इसको भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा, और उस बड़ी संख्या से यदि 2037 को भाग देंगे तो शेषफल 5 प्राप्त होगा। ये सवाल आपका है। तो उस स्थिति में कहता है कि जिसमें जितना शेषफल बचने कहा उसका उतना उसमें घटा लीजिए और उसके बाद एचसीएफ निकाल दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1657 में 6 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1651, और यहाँ 2037 में 5 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा 2032। अब यहाँ पे 1651 से और 2032 का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो चलिए लगाते हैं एक बार में। ये 1651, एक 13 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8 5 13 8, और ये 9 में से 6 हो गया, चला गया 381। 1651 भाग दीजिए, कितने बार लगेगा 4 8 चौको 32, 4 बार में लगाइए, यानी कि 4 एकम 4, 8 चौको 32, 2 3 4 3 12 3 15, यहाँ 7 हो गया आपका। ये 4 में से 2 चला जाएगा 2, 6 में से 5 गया 127 से भागा देंगे 381 को तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में 3 बार में। यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ आ गया 127, यानी कि जो एचसीएफ आ गया वही इसका आंसर हो गया। मतलब कि 127 से यदि हम 1657 को भाग देंगे तो आपका शेषफल 6 प्राप्त होगा, और यदि उसी 127 से 2037 को भाग देंगे तो शेषफल 5 प्राप्त होगा। आप चाहते तो जो 4 ऑप्शन दिया था बाई ऑप्शन भी कर सकते थे कि किस ऑप्शन से इन दोनों में भाग देने पर शेषफल 6 और 5 प्राप्त होता है। बाकी डिटेल प्रोसेस आपका ये हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 127 सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला सवाल इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। कहता है 0.6 का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट, यानी कि 0.6 का स्क्वायर रूट निकालना। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपका 1.9 का पूछा था, लेकिन यहाँ 0.6 है। जैसे देखिए कहेगा 0.9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0.9 का वर्गमूल कितना होगा। बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है, और आपका ऑप्शन कुछ ऐसे दे देगा 0.3 0.03 0.003, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए दे दिया नन ऑफ दी। अब 9 का स्क्वायर रूट निकालना होता, 9 का वर्गमूल निकालना होता तो कितना होता 3 3 3 9। अब यही 0.9 दे दिया है तो आपको लग रहा होगा कि 0.3 होना चाहिए। अब 9 का है 3, 0.9 तो 0.3, लेकिन 0.3 गलत है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट में जानते हैं वर्गमूल में कि जो आंसर होता है आंसर को आंसर से मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन आ जाना चाहिए।
जैसे 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 होगा तो 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो अगर लगेगा ये नहीं तो ये होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सारा गलत है। यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज होगा। कुछ ऐसे निकालते हैं हम लोग, अगर डिटेल निकालना चाहें तो 0.9, अगर पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 2 अंक तक ले जाना है तो इसमें तो जानते हैं कि वर्गमूल में पेयर होता है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक लग जाना है, यानी कितना डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट होना चाहिए। तो एक डिजिट तो दे रखा है 9, मतलब 3 हम लोग और क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। अब इसे पेयर लगाएंगे, यानी जो 9 था वो कितना बन गया 90 बन गया। तो आप जब लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 9 नमा 81, 9 बार में लगेगा 9 नमा 81, है ना, 9 9 18 हो गया। अब ये डबल 0 उतारेंगे, फिर इसको लगाइए 4 बार में लगेगा, 4 बार में 4 चौको 16, 8 चौको 32 और 1 33, 4 और 3 7, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, अब घटा लीजिए, यानी कि 2 अंक आ गया 0.94। अगर 3 डिजिट का था तो 2 जीरो और बैठा देते, मतलब यहाँ पर एक अनपेयर बैठाना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 तो एक डिजिट दिया ही है, और अगर हमें 2 अंक तक ले जाना है तो 4 डिजिट होना चाहिए। 4 डिजिट मतलब एक अंक दे दिया, 3 जीरो और लेंगे, है ना, यानी कि 9 यानी कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो पहला अंक तो पकड़ लेंगे 9 नमा 81, मतलब ये नहीं ये नहीं, ये कौन हो जाएगा नन ऑफ दी, नन ऑफ दीज मतलब एग्जैक्ट कितना, तो निकाल करके देख लीजिएगा। तो ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन में 0.9 का नहीं 0.6 का पूछा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों का, क्योंकि ऑप्शन अगर इस तरह से दिया तो 0.3 ही लगा करके चले आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो फिलहाल हमें यहाँ पे दिया है 0.6 का, अंडर रूट 0.6 का 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 0.944, सेकेंड ऑप्शन दिया है 0.874, और ये थर्ड ऑप्शन आपका है 0.774, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 0.894। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो डिटेल बनाने का प्रोसेस तो आप निकाल सकते हैं। आप देखिए 0.6 यानी कि 6 नहीं, कितना है 60 है, 60 पैसा। ऐसे भी 0.6 मतलब कितना पैसा, तो 6 पैसा नहीं कहेंगे, 60 पैसा कहेंगे। 6 पैसा कब होता, तो जब 0.06 होता है ना, तो 60 हो गया मतलब ये। अब स्क्वायर रूट में हम लोग जानते हैं 60 है, तो कैसे लगाएंगे, 7 सत्ते 49, 8 64, 8 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। पहला अंक आएगा आपका 7 सत्ते 49, यानी कि जो पहला डिजिट होगा पॉइंट के बाद वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि ये 60 है। तो ये 9 होगा, ये तो होगा नहीं, ये 8 है, ये भी नहीं होगा, ये भी पहला अंक 8 है, ये भी नहीं होगा। तो 0.7 पहला डिजिट तो मिल गया ना, तो यही वाला होगा। बाद वाला आप निकाल के देखना चाहें तो निकाल करके देख सकते हैं, यानी 0.6 का स्क्वायर रूट जो होगा 0.774 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप थोड़ा इस तरह के सवाल को ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में गलती नहीं कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है। तो अगला कहता 8 7 9 5 को 125 से गुना करने पे कितना आएगा। अब ये तो बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई करना आप कर लीजिएगा। 8795 को कहता है 125 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन है, गुना करके देख लेंगे, जो 4 ऑप्शन है जो आएगा उसमें से वो हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही आसान क्वेश्चन है, कहता है 44 88 और 154 का HCF कितना होगा, महत्तम निकालना है। 44 88 और 154 का HCF। आपको लग रहा होगा इस तरह का भी सवाल पूछा है, तो बिल्कुल LCA में CA से भी कुछ शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल था, पूछा था। अब पूछा हुआ सवाल को ही हम लोग देख रहे हैं, आगे टफ क्वेश्चन भी आएगा। तो कहता है 44 88 154 का HCF कितना होगा। आपका ऑप्शन दे रखा है 44 11 22 8। HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उस संख्या से ये जो भी नंबर दिया है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अगर ऑप्शन से चले तो पहला ऑप्शन 44 है, 44 से 44 भी कट जाएगा, 88 भी कट जाएगा। क्या 44 से 154 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 44 ना होगा। 11 से, तो 11 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, ये भी सही है। 22 से तो 22 से ये सब कट जाएगा, 22 से ये कटेगा, 7 दूनी 14 7 14 15, 22 से ये कटेगा तो 22 होगा। 8 तो 8 से तो कटेगा नहीं, मतलब 44 से नहीं कटेगा तीनों नंबर, 8 से नहीं कटेगा, 11 से तीनों कटेगा, लेकिन 22 भी ऑप्शन में दिया है। और HCF कहता है बड़ी से बड़ी संख्या,
यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर 22। 11 से तो बड़ा है ना 22। बाकी आप डिटेल निकाल करके इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए डिटेल अगर निकाले तो 44 दूनी 88 कैंसिल हो गया। अब ये 44 से लगाएंगे 154 को, तो कितने बार में 3 बार में 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अब ये 22 दूनी 44, तो इससे कितना हो गया 22। तो आप चाहें तो ऐसे डिटेल करके या फिर ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं कि किससे पूरी तरह से विभाजित तो हो जा रहा है और वह बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। बहुत ही आसान था, कुछ बेसिक सवाल भी पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी कुछ ऐसा ही बहुत ही आसान सवाल है, बोडमास का क्वेश्चन है, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। कहता है 216 डिवाइड कैपिटल ब्रैकेट 55 माइनस मिडिल ब्रैकेट 45 माइनस 32 माइनस 27 डिवाइड 9 इंटू 2, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा। तो बहुत ही आसान है, निकाल लेते हैं। 216 हो गया ये डिवाइड कितना दिया 55 माइनस मिडिल ब्रैकेट 45 माइनस ये 32 माइनस, अब ये 27 को 9 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा इंटू 2। बोडमास वाला रूल है, पहले डिवाइड तब मल्टीप्लाई तो माइनस है ना। तो ये 27 को 9 से भाग दिए 3 बार में। अब देखिए पूरा लिखते नहीं है, सही डायरेक्ट आपको समझा दे रहे हैं, ये तो आप बना ही लीजिएगा साथ। 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और ये 32 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 26 बचेगा। आगे 26 ला करके यहाँ घटाएंगे तो 45 में से 26 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में से 6 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19 बचेगा। 55 में से 19 आकर यहाँ आगे घट जाएगा तो 55 में से 19 को घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36। अब यहाँ 216 भागा 36 है, 216 को 36 से भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 6 बार में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। कहता है कि हीरो ने 47,000 रुपये में अपनी पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च कर दिया। यदि वो कार को 58,000 रुपया में बेचता है तो उस कार पे उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये भी आसान है, क्रयमूल विक्रयमूल मालूम है, लाभ निकालने के लिए कहा। कहता हीरो जो व्यक्ति है वह एक कार को 47,000 रुपया में खरीदता है और उस कार को मरम्मत करने में 3,000 रुपया खर्च कर दिया। अब देखिए कार का जो मरम्मत करने में खर्च किया तो वो कहाँ ऐड होगा, क्रयमूल पर ही ना, सीपी पर ही ना ऐड होगा। 47,000 में खरीदा है, 3,000 उसका मरम्मत में खर्च हुआ तो वो खर्च कहाँ ऐड होगा, सीपी पे ही, क्रयमूल पे खर्च होगा। तो 47,000 और 3,000 ये कितना हो जाएगा 50,000। क्रयमूल हो गया 50,000 और उसे कहता है वो बेचता है कितना में, सेलिंग प्राइस हो गया 58,000। 50,000 में खरीदा, 58,000 में बेचा, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा, गेन निकल जाएगा 8,000। गेन परसेंट निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल, तो क्रयमूल आपका कितना हो जाएगा 50,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 16 पचे 80, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16% लाभ। बस केवल यही ध्यान देना था कि खरीदने के बाद जो उसको मरम्मती में खर्च है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, क्रयमूल में। क्रयमूल में तो ही होगा, कॉस्ट प्राइस में नहीं ऐड होगा। तो 16% यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका है पाइप टंकी से क्वेश्चन है। कहता है पानी के एक टंकी को 3 पाइपों एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटा में भरा जाता है, जबकि पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है और पाइप वाई पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। तो पानी के टैंक को पाइप एक्स अकेले उसे कितने समय में भरेगा। कहता है 3 पाइप है एक्स वाई और जेड, कितना समय लेता है, तो तीनों मिल करके भरने में कितना समय ले रहा है 5 घंटा ले रहा है। एक्स वाई जेड तीनों नल को जब एक साथ खोला जाता है तो 5 घंटा लेता है। पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है, जेड जो है वाई से कितना गुना तेज, 3 गुना तेज। और पाइप वाई पाइप एक्स से दुगना है, वाई जो है एक्स से कितना है, एक्स से ये दुगना है। तो अगर एक्स का 1 क्षमता होगा तो वाई दुगना यानी कि 2, और वाई का कहता है कि जेड जो है कितना है 3 गुना है, मतलब ये 2 है तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यानी इसका इफिशियंसी निकल गया, क्षमता निकल गया इसका, एक्स का 1 वाई का 2 जेड का कितना 6 निकल गया।
क्वेश्चन में कहा है कि तीनों मिल करके 5 घंटा में फुलफिल करता है। तीनों मिल करके यानी तीनों का टोटल इफिशियंसी क्षमता कितना हो गया, 6 2 8 1 9, मतलब 9 इफिशियंसी वाले वर्क को तीनों मिलकर कितने घंटा में करते हैं, 5 घंटा में। यानी 9 काम को 9 क्षमता वाले वर्क को तीनों मिलकर 5 घंटा में। और हमें किसका निकालना है, एक्स का निकालना है ना, कि एक्स जो है अकेले उसे भरने में कितना समय लेगा। तो एक्स का इफिशियंसी कितना है, 1, तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि 9 क्षमता वाले वर्ग को 9 इफिशियंसी वाले वर्ग को तीनों मिल करके 5 घंटा में करते हैं। और हमें x का निकालना है कि x कितना डेज में करेगा, आवर में। तो x का इफिशियंसी 1 है, एक काम है, यानी 9 काम 5 घंटा में, तो एक काम कितना घंटा में, यानी इंटू करेंगे ना, एक क्षमता वाले कार्य को करने में कितना निकल जाएगा, तो 9 इंटू 5 यानी 9 5 45 घंटा। तीनों मिल करके, ये तीनों मिल करके है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड मिलकर के 9 क्षमता कार्य वाले को 5 घंटा में करता है। तो x का तो एफिशिएंसी 1 है ना, तो 9 5 ये 45 घंटा। या फिर इसे चाहे तो आप डिटेल भी निकाल सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड का क्षमता निकला था ना, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता, 1 2 6 हो गया क्षमता। हम लोग जानते हैं कि क्षमता का उल्टा वर्क टाइम होता है, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है समय। तो इसको उलट देते काफी कैलकुलेशन हो जाता है, 1 1/2 1/6, यहाँ से समय का रेशियो निकलता। क्वेश्चन में दिया तीनों मिल करके 5 घंटा में, तुलना करते हैं, हम लोग कहेंगे तीनों मिलकर कितने घंटा में, एक्स का निकालना है बगल में, तो कुछ वैसे जाता, थोड़ा कैलकुलेशन टप जाएगा, आंसर वही आपका 45 आवर ही आएगा। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है हाँ कि एक चतुर्भुज के 4 कोण का जो रेशियो दे रखा है वो 3 4 और 5 और 6 के रेशियो में है। तो बतलाना है कि चतुर्भुज के सबसे छोटा कोण कितना होगा। तो बहुत ही आसान सवाल, डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चतुर्भुज में कितने एंगल, 4 एंगल, ए बी सी डी मान लिए, और ये चारों एंगल का रेशियो दिया है 3 4 5 6, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, हम लोग को मालूम है। चारों का 360 सम हो गया, हम लोग कहेंगे 6 5 11 4 15 3 18। निकालना क्या है, सबसे छोटा वाला, तो छोटा वाला कितना, 3, 18 दूनी 36 20 3 60। तो चतुर्भुज के सबसे छोटा कोण जो होगा यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और उसकी तिरछी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो बतलाइए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वर्ग यानी CS से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है क्या क्या, तो कहता है कि ऊंचाई यानी h दे रखा है 24, और तिरछी ऊंचाई यानी l दे रखा है कितना, l क्वेश्चन में दे रखा है 25। हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मतलब फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू मालूम है कितना होता है, 22/7। आर का वैल्यू निकालना होगा, एल क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। तो चलिए आर निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को इधर लेके चले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल है 25, 25 का स्क्वायर 625, एच है 24, 24 का स्क्वायर 576, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि हो गया यहाँ पे 49, और 49 का वर्गमूल 7, यानी रेडियस कितना निकल गया, त्रिज्या 7 निकल गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, एल दिया हुआ है 25, आर नहीं मालूम था, ये एच और एल में फॉर्मूला लगाकर आर निकाल लिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब इंटू कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 25 × 20 500 और 50, यानी कि 550 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है ना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है, जबकि 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो दीपिका की आयु कितनी है। देखिए एज का सवाल है, बहुत ही आसान, रेशियो बेस्ड है।
कहता दीपिका और उसकी माँ, दीपिका और उसके मदर, इन दोनों के एज का रेशियो दे रखा है 3 और 11। कब का? वर्तमान का, प्रेजेंट में। जबकि कहता है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद इन दोनों के एज का जो रेशियो हो जाता है वो एक रेशियो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो दीपिका का प्रेजेंट एज निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए तो डिफरेंस सेम है, ये 3 वर्ष बाद का तुलना कर देंगे रेशियो बेस्ड। हम लोग कहेंगे 3 से 1 हो गया तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम कर लेते हैं। तो टाइप आपको बतलाया गया है रेशियो में कि जब 3 वर्ष बाद यानी कि दोनों में चेंजिंग हो रहा है ना, तो डिफरेंस सेम करने के लिए ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस नीचे करेंगे। 11 में से 3 गया 8 और ये 3 में से 1 गया 2। 6 11 दूनी 22, 8 8 3 24। कहा 3 वर्ष के बाद, यहाँ हम लोग कहेंगे 6 से 8 हुआ 2, 22 से 24 हुआ 2, 3 का तुलना 2 से, और ये दीपिका का निकालना है तो गुना करके कितना आया है? 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 वर्ष। यानी दीपिका का जो प्रेजेंट एज होगा वो आपका 9 वर्ष होगा। और यदि इसमें 5 साल बाद का कहता तो 5 जोड़ देते, 5 साल पहले का निकालने कहता तो 5 घटा देते। और देखिए यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बेसिक समझने में, अगर इससे दिक्कत हो रहा है तो आप एज का जो टाइप है, एज का जो क्वेश्चन है वो आपको बतलाया गया है डिटेल, आप प्लेलिस्ट से एज का वीडियो देख लीजिए, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाई चार्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट कंपनी XYZ की 2015 की तीसरी तिमाही की विभिन्न मदों में व्यय की जानकारी देता है। सारा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी, लोन, इन्वेस्टमेंट, टैक्स। कहता कंपनी XYZ कुल 120 लाख करोड़ खर्च करती है, तो कंपनी द्वारा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च कर जाएगा। देखिए टोटल जो कंपनी का खर्च है वो कितना है? 120 लाख करोड़ का खर्च है। पाई चार्ट का सवाल है, आपका डायग्राम बनाया हुआ है पाई चार्ट, और इसमें दे दिया है किस पर कितना खर्च है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30%, टैक्स पर 5%, लोन पर 5%, सैलरीज पर 20% और आरडी में कितना? 40%। सारा परसेंटेज दर्शाया हुआ है। कहता है कंपनी XYZ का टोटल जो खर्च है वो, तो क्या किसका निकालना था? टोटल खर्च दे रखा है कि XYZ जो है कंपनी का टोटल 120 लाख करोड़ का है, और हमें निकालना था कि आप बतलाइए उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना है? 30%। तो आसान था, कुछ नहीं। टोटल कंपनी का खर्च है 120 लाख करोड़ और जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च है 30%, डायग्राम में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट सिंपली 120 का 30% निकाल देना था। ये 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36, यानी आंसर हो जाएगा 36 लाख करोड़। लाख करोड़ में है ना, तो वही हो जाएगा 36 लाख करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x का मान इतना को संतुष्ट करता है तो इसे हल करें और x का मान का आकलन करें। यानी इसमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए कहता है यदि x का मान दे रखा है 12 इंटू 5x माइनस 4 इंटू 16 इंटू 5x प्लस 1 को संतुष्ट करता है, तो कहता है हल करें और x का वैल्यू निकालें कितना होगा। तो देखिए कैलकुलेशन करके सिर्फ x का वैल्यू निकालना, लेकिन कुछ ऐसे दिया है तो यहाँ से आप x का वैल्यू कैसे निकालिएगा। 12 इंटू 5x माइनस 4 ये इक्वल टू होना चाहिए, बराबर 12 इंटू 5x माइनस 4 बराबर 16 इंटू 5x प्लस 1। अब सॉल्व करके निकाल लीजिए x का वैल्यू। 12 25 60x माइनस 12 चौको 48, ये 16 बचे कितना हो जाएगा 80x प्लस 16 एकम 16 एक है ना। अब ये इसको उधर लेके चले जाइए, एक को इधर लेके चले जाइए, यानी कि लग रहा है माइनस में आ जाएगा 80 माइनस 60 20x, 80x माइनस 60x 20x और माइनस 48 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका माइनस में 8 और 6 14, 4 1 5 और 1 6 64 माइनस 64, यानी x का वैल्यू माइनस में आ रहा है। यानी कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है लग रहा है, बाकी तो आप समझ रहे हैं ना इक्वेशन इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना, कोई टैप नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। चलिए जो भी होगा इसको देख लिया जाएगा, देख लीजिएगा, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है। तो अगला सवाल आपका है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 वर्ष 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा।
क्या कहता है 6% वार्षिक दर से रेट दे रखा है आपका कितना परसेंट, 6%। रेट जो है 6% का है और टाइम कितना दिया है, तो कहता है 2 वर्ष 3 महीना। तो ये 2 वर्ष 3 मंथ में है, तो मंथ को ईयर में बनाने के लिए 12 से भागा दे देते हैं, तो 3 चौको 12, 2 होल 1/4 हो जाएगा। यानी समय निकल गया 9/4 वर्ष। अगर ईयर्स में चेंज करेंगे तो ये 2 वर्ष और 3 महीना, महीना को 12 से भागा देकर चेंज कर लिए 9/4। 10 से ब्याज कितना होगा, मूलधन भी दे रखा है, पी कितना है 2500। देखिए कुछ लिखा नहीं है, अब यहाँ CI निकालिएगा कि SI निकालिएगा, तो कुछ तो मालूम है नहीं। चलिए SI से ही निकाल करके देख लेते हैं कितना आता है। तब मूलधन दिया है 2500, प्रिंसिपल हम लोग कहेंगे 100, और SI निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट में टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, या फिर डिटेल फॉर्मूला से P × R × T/100 से भी। तो रेट हो गया 6%, टाइम हो गया 9/4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 तिया 27/2 हो जाएगा। SI इंटू करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, सॉरी देख लीजिए कितना है, 1 मिनट। रेट है 6% और टाइम कितना निकल गया 9/4, पॉइंट में ही आएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 27/2 ही सही। 2 0 से 2 0 कट गया। अब 27 को 25 से इंटू करेंगे, तो 27 × 25 आपका 7×5 = 35। 175/2 भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 337.5। यानी कि जब 2500 रुपया मूलधन होगा, 6% दर होगा और समय आपका 2 वर्ष 3 महीना होगा, तो जिसका SI निकल जाएगा वो 337 रुपया 50 पैसा का निकल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला सवाल है कि 72 मीटर इंटू 48 मीटर साइज के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़ाई का 2 रास्ता दिया है। कहता प्रत्येक रास्ता पार्क की एक सीमा के समानांतर है, तो 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को बनाने की लागत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ ये कहता है कि एक आयताकार पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसका डायमेंशन दे रखा है लेंथ और ब्रेथ। पार्क कहता है 72 मीटर लेंथ का है, 72 मीटर लंबाई है, और इस पार्क का चौड़ाई कितना है 48 मीटर। अब इसमें कहा 2 मीटर चौड़ा 2 रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा 2 रास्ता है, लेंथ के पैरेलल और ये ब्रेथ के पैरेलल 2 रास्ता है, एक ये है और एक ये है। कितना मीटर चौड़ा है 2 मीटर चौड़ा है ना, 2 मीटर 2 मीटर। तो कहता है रास्ता को बनाने का लागत क्या आएगा, और रास्ता को बनाने का जो लागत दिया है खर्च, वो 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 150 रुपये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है कर। तो ऐसा करते हैं, पहले रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रास्ता का एरिया निकल जाएगा, तो उसमें हम लोग 150 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च है 150 रुपया, तो जितना वर्ग मीटर उसका रास्ता का एरिया होगा उतना कॉस्ट आएगा, है ना। तो रास्ता का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, जो पार्क का लेंथ होगा 72, और ये ब्रेथ चौड़ाई तो 2 मीटर चौड़ा कहा है, तो देख लीजिए 2 मीटर 42 हो गया, ब्रेथ कितना हो गया 2, यानी इसका एरिया निकल गया 72 × 2, और ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल तो ये 48 दे रखा है, ये 48 है और ये कितना है 2, तो 48 × 2। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ये रास्ता का क्षेत्रफल निकाले कंप्लीट निकल गया, और जब इसका भी निकाले तो ये कंप्लीट, यानी ये वाला पोर्शन 2 बार ओवरराइट हो गया है ना, तो ये वाले का हम लोग क्या करते हैं लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन रहा स्क्वायर, चारों तरफ से 2 2 2 2 है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 × 2। अब ये जो निकल करके आएगा उसमें हम लोग 150 से इंटू कर देंगे, क्योंकि वही तो कॉस्ट दिया है। तो 72 × 2 हो गया 144, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 96, और ये हो गया 4। 144 में से 4 चला गया 140, और 140 और ये 96 में कितना हो जाएगा 6 9 4 13 236, और ये 236 को 150 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 150 रुपया है, तो 236 मीटर स्क्वायर ये बना इसका रास्ता दोनों तरफ से, तो इंटू कर देंगे, आएगा जो आंसर हो जाएगा। तो करके देख लीजिए 236 × 15, 6 × 5 = 30, 5 × 15 और 3 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 3 2 0 8 6 14 3 1 4 1 5 3 35 40 और ये 0, 35,400 रुपया। यानी कि रास्ता को बनाने में टोटल जो लागत आएगा वो 35,400 रुपये का आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है। तो अगला सवाल आपका स्क्वायर रूट निकालना, ये भी आसान है।
डायरेक्ट आपका वर्गमूल निकालने कहा, कितना दिया है 10,816। इसका बतलाइए कि वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप शॉर्ट भी निकाल सकते हैं, डिटेल भी निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी बतलाया गया है आपको। कहता 10,816 का स्क्वायर रूट कितना। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, आप डिटेल चाहे तो पेयर लगा के निकाल सकते हैं, नहीं तो ये दो अंक एक साइड, बाकी जो बच गया वो सेकेंड साइड में। दोनों को दो स्क्वायर के बीच में तोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, इन दोनों के बीच में है। इन दोनों को गुना कीजिए, 11 गुने 10 110। इससे तो ये छोटा है, तो छोटा है तो क्या हो जाएगा, इसका 6 है इकाई है, तो 6 लाने के लिए तो 4 भी हो सकता है 6, लेकिन छोटा है तो छोटा वाला लेंगे 4, और ये कितना हो गया 10, 104 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो डिटेल भी निकाल करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 104 हो जाएगा। डिटेल निकाल करके देख लीजिए। बाकी अगर ये दिक्कत हो रहा है तो डिटेल वीडियो है प्लेलिस्ट में, इसका आप देख लीजिएगा स्क्वायर रूट का। ये आ जाएगा आपका 1 और 1 2, 0 8 0 0 16, और ये आपका लग जाएगा 4 बार में, है ना 104। तो इसका आंसर 104 हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है सिंबल वाला, डॉलर का अर्थ प्लस है, हैश का अर्थ माइनस है, एट द रेट का अर्थ इनटू है, और स्टार का अर्थ डिवाइड है। तो रीजनिंग जैसा सवाल है ये। चलिए देखिए सब दिया हुआ, किसका मतलब क्या है ना। इस एट द रेट ये है यानी कि एड है यानी प्लस का है, हैश जो है इसका मतलब दे रखा है माइनस है, और एट द रेट का मतलब इनटू है, स्टार का मतलब डिवाइड है। तो आपको बनाना है 19, और यहाँ एंड दिया है, इसका मतलब डायरेक्ट बना लेते, इसका मतलब प्लस दिया है 8, एट द रेट है, और एट द रेट का मतलब इनटू दिया है 3, हैश का मतलब माइनस है 81, स्टार का मतलब डिवाइड है कितना 9। अब सॉल्व करके निकाल लीजिए। सिंबल का मतलब दे दिया था, किसका मतलब क्या है। तो ये 19 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 81 को 9 से भाग देंगे 9, है ना। ये 19, 8 तरीके 24, 24 में से 9 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 15, 15 9 24, है ना। और 19 और 15 को जोड़ दीजिए, 9 पर 14 2 और 1 3, 34 आ जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कितना 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका परसेंटेज से सवाल था। कहता एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया, तथा 8 विद्यार्थी ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। तो कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया। देखिए आपका क्वेश्चन आसान है, केवल प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें टाइम मैनेजमेंट आपका होगा, क्वेश्चन का टाइप पता होगा, किस तरह का सवाल पूछा है। और देखिए कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ चैप्टर में जितना भी पूछा है वो कंप्लीट। बाकी आपका और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें और क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ हार्ड सवाल भी होंगे। कहता है कक्षा के 60 विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट कितना है 60 है। टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल विद्यार्थी है वो क्वेश्चन में दिया है 60 है, जिसमें से 29 ने गणित, नंबर ऑफ मैथ वाले स्टूडेंट कितना है 29, 32 ने जीव विज्ञान बायोलॉजी वाले कितने हैं 32, है ना। जबकि इसमें से 8 विद्यार्थी दोनों में से कोई भी विषय का चयन नहीं किया। तो दोनों मिला करके देखिए तो कितना हो जाता है 29 प्लस 32, 9 2 11 3 9 2 11 3 2 3 2 5 1 6, 61 हो जाता है। जबकि इसमें से कहा है कि 8 में से दोनों में से किसी सब्जेक्ट में नहीं एडमिशन लिया, किसी का भी चयन नहीं किया, तो टोटल 60 है। 60 में से 8 जो है कोई सब्जेक्ट ना मैथ लिया है ना बायोलॉजी लिया है, मतलब टोटल 52 लोग ही ना पार्टिसिपेट किया है। और ये 52 लोग में देख रहे हैं कि यहाँ मैथ और बायोलॉजी जोड़कर कितना हो जा रहा है 61। तो ये 61 में से 52 घटा देते हैं, 52 से जितना फालतू होगा वो कहाँ जाएगा, वो दोनों सब्जेक्ट में लिया होगा, मैथ में भी पार्टिसिपेट होगा और बायोलॉजी में भी पार्टिसिपेट होगा। तो 61 माइनस 52 कितना हो गया 9 हो गया आंसर। समझ में आ रहा ना। टोटल स्टूडेंट 60 था, जिसमें 8 स्टूडेंट ऐसा है न तो बायोलॉजी में एडमिशन लिया न तो मैथ में लिया है, न पार्टिसिपेट किया। तो टोटल 52 लोग ही हैं ना जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है मैथ्स और बायोलॉजी में। मैथ में कहा 29, बायोलॉजी में कहा 32, दोनों को जोड़ेंगे तो 61, लेकिन टोटल तो है यहाँ 52 ही। 60 था लेकिन पार्टिसिपेशन 52 का ही है ना, और यहाँ आ रहा है जोड़कर 61,
मतलब बामन से जितना ज्यादा होगा वो कहीं न कहीं दोनों में भी होगा, मैथ में भी होगा, बायोलॉजी में होगा, 2 बार रिपीटेड हो गया है ना। तो कहा दोनों में कितने पार्टिसिपेट किए लोग, तो 9 लोग, इसका आंसर 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कहता है एक 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया किसी समय 32 मीटर लंबी है, तो इस समय एक 144 मीटर ऊंचे टावर की छाया की लंबाई क्या होगी। अभी एक एक नियम सही बना सकते हैं या फिर रेशियो से त्वरित करके। कहता भवन की छाया 48 मीटर ऊंचे भवन की लंबाई 48 मीटर और उसकी छाया की लंबाई दिया है 32 मीटर। तो उसी समय 144 मीटर ऊंचे टावर है, टावर की लंबाई 144 मीटर और इसकी छाया की लंबाई निकालना है, तो मान लेते हैं कि x मीटर होगा। बस इसमें ध्यान यही देना है ना, ऊपर लंबाई नीचे परछाई इक्वल टू के इस तरफ भी वैसे ही लिखेंगे, ऊपर लंबाई तो नीचे में परछाई, अगर उलट के लिखते हैं ऊपर परछाई नीचे लंबाई तो इधर भी वैसे ही लिखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ लंबाई को ऊपर लिखे परछाई को नीचे, यहाँ पर भी लंबाई को ऊपर लिखे परछाई निकालना था तो x मान लिए। सॉल्व करके देख लीजिए जो आएगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 से काटेंगे 4 तिया 12, 8 3 की 24, x का वैल्यू निकल गया 48 इंटू 2 यानी कितना 96 मीटर। यानी कि जो 144 मीटर ऊंचे टावर होगा उसकी छाया की लंबाई 96 मीटर होगा। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या है कि एक मोटर वाहन 105 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में अपनी पूरी यात्रा करता है। यदि उसी दूरी को 10 घंटे में करने हो तो मोटर वाहन की गति कितना होना चाहिए। स्पीड मोटर वाहन का दिया है 105 किलोमीटर। चलिए दूरी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस 105 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखा है और वो कहता है 7 घंटा में उसको यात्रा करना था, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। दूरी बराबर चाल गुने समय 105 इंटू 7 करेंगे यानी कि वह 735 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन कहा कि जो 7 घंटा में किया है ना, अब उसी डिस्टेंस को वह कितना घंटा में करना चाहता है 10 घंटा में। तो बताइए कि उसका चाल क्या होगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी तो वही 735 का ही, और अब टाइम 7 नहीं कितना घंटा में करना चाहता है 10 घंटा में करना चाहता है। तो 10 घंटा में करना चाहेगा तो चाल क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 73.5, यानी कि वह आराम आराम से जाना तो 73.5 के स्पीड से भी जाएगा तो वह पहुंच जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि दो सह अभाज्य संख्या वो a और b का एलसीएम क्या होगा जबकि a b से बड़ा है। सह अभाज्य को प्राइम नंबर है, कहता है a और b है, मतलब सह अभाज्य यानी कि क्या होगा को प्राइम नंबर, वैसा यानी कि दोनों का एलसीएम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, वही ना होगा। तो 5 और 4 मान लिए और कहा a b से बड़ा है, a को 5 मान लेते हैं b को 4 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या कहेंगे, लगेगा किसी से कि तो कटने वाला है नहीं, एचसीएफ 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, तो कटेगा नहीं, मतलब इन दोनों को गुना कर देंगे वही ना एलसीएम होगा। तो 5 और 4 नहीं देकर वेरिएबल दे दिया है क्या a और b, तो a और b का एलसीएम कितना हो जाएगा a इंटू बी, यानी कि ये भी हो जाएगा, है ना। कहा a और b दो सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए a को होना चाहिए, कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, है ना। और कहा a b से बड़ा है, यानी इधर वाला ये बड़ा है बाद वाला छोटा है। जैसे 5 और 4 उदाहरण लेकर देखें तो इसका एलसीएम कितना होगा 5 इंटू 4, ये लगने वाला तो है नहीं। वैसे ही यदि a और b है तो एलसीएम a भी हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी a भी सही हो जाएगा। चलिए अगला कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, रेशियो का क्वेश्चन है कि दो नंबर है जिसका रेशियो दिया है 2 और 7 का। आगे कहा यदि प्रत्येक संख्या पे 4 जोड़ दिया जाए तो उसके बीच का रेशियो 4 और 9 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है पहले का संख्या, और आंसर देखिए रेशियो में दिया है तो निकालिए। देखिए तो डिफरेंस से ना, डिफरेंस से तो 4 का तुलना कितना से 2 से, जब 4 बढ़ाता है तो ये रेशियो हो जाता है। हम लोग कहेंगे 4 का तुलना 2 से, पहले वाला निकालना है ये a, तो 2 से 2 कटा 4, b निकालना है तो कितना 4 इंटू ये तो 4/2 इंटू ये 7 है ना, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, तो मूल संख्या क्या हो गया a बाई बी, तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू कितना है 14 है, तो 4/14 हो जाएगा। या फिर काटना चाहे तो काट करके भी दे सकते हैं, इसको रेशियो करना है a बाई बी पूछा ना, फ्रैक्शन में दिया तो रेशियो भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 2/7 या फिर 4/14, तो 4/14 भी ऑप्शन में है ही, तो 4/14। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन को पहले 11% से बढ़ाया जाता है और दूसरे साल 11% से कम कर दिया जाता है तो ओवरऑल उसके वेतन में कितना का चेंजिंग आएगा। परसेंटेज का बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है। कहता वेतन को पहले 11% से बढ़ाया, बाद में 11% से कम कर दिया। बढ़ाया मतलब प्लस से इंडिकेट कर देते हैं, कम किया यानी कि माइनस से। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, दोनों को गुना करके। देखिए मानकर सब बता रहे हैं, अभी पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं दे रही है, मानकर चला जा रहा, आपको सब आता है, सिर्फ क्वेश्चन का एक जगह कलेक्शन रिवीजन करवा दे रहे हैं किस तरह का सवाल पूछा है। बाकी आपको प्रॉब्लम हो, डिटेल देखना चाहे परसेंटेज का, एवरेज का, एसआई का, सारा वीडियो है प्लेलिस्ट से, आप उसे देख सकते हैं। तो 11 बढ़ाया प्लस 11, बाद में 11 कम किया माइनस 11, अगले बार दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 11 इंटू 11/100, 11 से 11 कैंसिल, 121/100 यानी कि आ जाएगा माइनस में 1.21%। माइनस यानी क्या दिखा रहा है, कमी। 11 11 121 होगा ना, 1.21, तो कितने प्रतिशत का चेंजिंग आएगा, 1.21% का चेंजिंग आ जाएगा इसका। जब 11 बढ़ेगा और 11 कम हो जाएगा तो इतना का चेंजिंग आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 10 सेकेंड में चेंज होता है। कितना कितना सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में चेंजिंग होता है। कहता है यदि वो एक साथ 9:15 में चेंज हुए हो तो अगली बार वे पुनः एक साथ कब परिवर्तित होंगे। कहता है, समझ रहे हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट जो है 48 सेकंड में बदला, एक 72 सेकंड में, तीसरा लाइट 108 सेकंड में, और अभी एक साथ जो है 9:15 में लाइटें चेंज हुई हो तो अगली बार वे पुनः कब एक साथ परिवर्तित होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में यानी यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेना होगा। तो इसे एलसीएम निकाल कर देख लीजिए, डायरेक्ट लगा देते 16 × 48 और ये 8 से लगाइए ना छोटा सा, 8 × 6 = 48, 9 × 8 = 72 और ये कटेगा 10 8 3 नहीं कट रहा, नेक्स्ट बार लगा देंगे। चलिए 3 से 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 9 ये 36 आ जाएगा। 3 से लगाइए 2 1 12 × 36, 2 से 1 1 1 6 यानी एलसीएम हो गया 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, 72 × 6 दूनी 12, 72 × 12 यानी एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 144, 2 7 4 6 864 यानी एलसीएम आ गया 864 सेकंड में है ना, 864 सेकंड। अगर इसको हम लोग 60 से भाग दे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी कितना मिनट हो जाएगा, 14 × 6 = 84, 14 × 6 = 84, 840, 14 मिनट 40 और 20 14 मिनट 24 सेकंड, है ना। आ रहा है 864 सेकेंड, 864 सेकेंड यानी 60 से भागा देंगे तो 14 मिनट, 14 × 6 = 84, 840, 14 मिनट 24 सेकेंड यानी 9:15 में एक साथ बजा है तो अगली बार कितना, तो 14 मिनट 24 सेकेंड के बाद हो जाएगा ये। तो आ जाएगा तो 9:15 और 14 29 मिनट 24 सेकेंड, 9 29 24 सेकेंड इसका आंसर होना चाहिए यदि कैलकुलेशन सही है। अब देख लीजिए, नहीं ऑप्शन तो कोई नहीं लगता है, एलसीएम थोड़ा देख लीजिए, 48 72 और 108। देखिए लगता है एलसीएम में ही प्रॉब्लम है, इसे फिर से देख लीजिए, मल्टीप्लाई या कहीं गलती कर दी है। देखिए क्योंकि ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा। अगर 4 से लगाए तो 12 चौको 48, ये आपका हो जाएगा 18 चौको 72, 4 दूनी 8, 27 चौको 108। 3 से लगाएंगे 3 चौको 12, 6 × 18, 9 × 27। 2 से लगाइए 2 दूनी 4, 2 × 6 9, 3 से 2 1 3 गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 को 12 से करेंगे 36 दूनी 72, 6 3 2 7 6 13 3 1 4 सॉरी 432 इसका एलसीएम आ रहा है। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन गलती था। अब एलसीएम निकालने के लिए देखिए या तो ऐसे निकालिएगा, टफ लगता है तो एलसीएम कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि 432 देखिए 48 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, 108 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, और ये लिस्ट नंबर है। अब ये 432 सेकंड में आया ना, इसको मिनट में करना होगा तो कितना से भाग देंगे, 60 से, यानी मिनट में कितना हो जाएगा, 7 मिनट 7 × 6 = 42 और 12 यानी 7 मिनट 12 सेकंड ये हो जाएगा। कहता तीनों लाइटें एक साथ 9:15 में बजी हैं
तो अगली बार वो 1 शत कब बजेगी? तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, यानी 9:15 और 7 22 मिनट और ये 12 सेकंड, 9 22 12। अब देखिए तो ऑप्शन को मैच करता है, 9 22 12 AM। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि एक हाउसिंग सोसाइटी के 5/8 निवासियों की अपनी कारें हैं, जिसमें से 3/4 मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है। यानी 150 लोगों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है, तो सोसाइटी में कितने निवासी थे? अब देखिए इसको x मानकर बना सकते हैं, टोटल पार्ट को 1 मानकर बना सकते हैं, या कुछ वैसा कटेबल मानकर भी बना सकते हैं। अगर टोटल पार्ट 1 मान ले तो कहता है 5/8 निवासियों के पास कार है, तो एक टोटल भाग है, 1 का 5/8 इसके पास कार है। अब जिसके पास कार है उसमें से 3/4 लोगों के पास कवर पार्किंग की जगह है। टोटल पार्ट 1 का 5/8 5/8, और इसमें से 3/4 के पास कवर पार्किंग की जगह है, और जो कि कितना है, 150 लोगों ने कवर पार्किंग की है। तो यानी इतना बराबर 150 हो जाएगा। 5 तिया 15, 10 तिया 30, 8 चौको 32, दहा को 320, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 320। तो क्वेश्चन में निकालना सोसाइटी में कितने निवासी थे, तो टोटल पार्ट 1 मानकर चले है ना, तो ये आंसर आ गया 320 डायरेक्ट, है ना। तो सोसाइटी में टोटल लोग हो जाएगा कितना, 320। अब इसे चाहे तो टोटल जो 1 पार्ट मानकर चले हैं, कुछ वैसा का टेबल मान करके ही बना सकते हैं। कि मान लेते हैं कि सोसाइटी में कितने लोग हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या था, देखिए कार कितने लोग के पास है, 5/8 लोग के पास है। अब जिसके पास कार है वो कार कवर पार्किंग की व्यवस्था कितने के पास है, 3/4 लोग के पास है। तो कुछ ऐसा मानिए कि उसका 5/8 निकाले और फिर उसका 3/4 निकाले तो वो आसानी से कट जाए। तो 8 और 4 है, यानी उसके लिए जो फ्रैक्शन का नंबर उसका एलसीएम ले लीजिए, आसान होगा। 8 चौको 32, 8 चौको 32। अगर टोटल हम लोग 32 मान लें कि टोटल जो है सोसाइटी में कितने निवासी थे, तो मान लेते हैं कि 32 का, अच्छा 100 मानकर चलेंगे तो उससे भी आएगा, 1 मानने से आया ना। कुछ ऐसा मान रहे का टेबल की थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो। मान लिए टोटल 32 लोग हैं और 32 में से 5/8 लोगों के पास कार है, यानी कितने लोग के पास होगा, 8 चौको 32, 5 चौको 20। अब जिसके पास कार है उसमें से 3/4 लोग के पास कार को पार्क करने के लिए जगह है, यानी 3/4 हो जाएगा 20 का, 5 चौको 20, 5 या 15 लोगों के पास कार पार्किंग का जगह है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। कार पार्किंग की जगह कितने लोगों के पास, 150 लोग के पास, हम लोग कहेंगे 15, और निकालना है सोसाइटी में टोटल लोग कितना, तो 32। तो कुछ ऐसे ही बना सकते हैं, 15 दहा को 150, 32 दहा को 320। थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा। अब एक से देखिए एक लाइन में आंसर आ गया था। चलिए समझ में आ रहा है, परसेंटेज का सवाल था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने को है। एक क्वेश्चन है कि एक समसप्तकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। सप्तकोण यानी कि 7 भुजा वाला, है ना। तो कहता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बहुभुज में। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n-2 × 180 होता है समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग। n-2 × 180 समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, है ना। लेकिन प्रत्येक अंतःकोण कहा, तो प्रत्येक अंतःकोण n जहां पे भुजा होगा, प्रत्येक अंतःकोण समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो n-2 × 180 बटा कितना हो जाएगा, n, यानी कि जो भुजा होगा। सप्तकोण कहा है तो कितना लेंगे n के जगह पे 7, तो 7 - 2 × 180 बटा 7, 7 में से 2 गया 5, 18 × 5 90, 900 को 7 से भाग दे देते हैं तो आपका आ गया 9, 7 एकम 7, 2 9 2, 7 दूनी 14, 6 और 7 8 56। 900 को 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7, 2 9 2, 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 7 5 35। बाकी देख लीजिए ऑप्शन 128.5 आ रहा, जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया n-2 × 180 समबाहुभुज के अंतःकोण का योग, और प्रत्येक कोण निकालना है तो जितना भुजा होगा उससे भाग दे देंगे। तो सप्तकोण कहा तो n के जगह पर कितना बैठा दिए, 60 बैठा दिए। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, जो आया वो आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए रहने देते हैं, ऐसे भी 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। काफी वीडियो लंबा हो गया, अपलोड करने में प्रॉब्लम भी आता है। तो चलिए कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। कोई क्वेश्चन में यदि डाउट रह गया हो तो बताइए।
और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।